आज पूरे 10 साल बाद अपने घर वापस जा रहा हूं। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी मुझे बहुत मिस करते हैं, पर क्या करूं? उन्हें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए मैंने अपने 10 साल लंदन में बिताए हैं। वो अपनी बगल वाली सीट की ओर देखता है, जहां एक औरत चुपचाप बैठी होती है। बहन जी, आप कहां जा रही हैं? वो औरत कुछ भी नहीं बोलती। बहन जी, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। मैं कहीं नहीं जाती, बस इसी फ्लाइट में रहती हूँ और मेरे साथी भी यही रहते हैं। क्या मतलब? जब फ्लाइट लैंड होती है तब तो आप नीचे उतरती होंगी। ये फ्लाइट नंबर 227 है। पूरे 10 साल हो गए ये कभी लैंड ही नहीं हुई। ये आज भी आसमान में भटक रही है और हम सब इसी में कैद होकर रह गए हैं। और आज तुम भी हमारे साथ जुड़ जाओगे। ये आप क्या कह रही हैं? तभी वो औरत अचानक अपना असली रूप दिखाती है। वो एक खौफनाक आत्मा बन जाती है। रोहित घबराकर पीछे देखता है तो सीटों के नीचे से काली काली परछाइयां निकलने लगती हैं। मुझे छोड़ दो प्लीज। मेरे बच्चे 10 साल से मेरा इंतजार कर रहे हैं। हमारे परिवार वाले भी हमारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन हम कभी उनके पास नहीं जा सके। अब तुम भी कभी नहीं जा पाओगे। इतना कहते ही सारी काली परछाइयां रोहित पर टूट पड़ती हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए फ्लाइट नंबर 227 में कैद हो जाता है। आइए शुरू करते हैं फ्लाइट नंबर 227 की खौफनाक कहानी। कौन है भाई? मैं आ रहा हूं। आर्यन धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। सामने उसके पिता राजेश जी हाथ में एक बैग लिए खड़े हैं। पापा, आप यहाँ लंदन में अचानक? हाँ बेटा, सोचा तुमसे मिल ही आऊं। बहुत दिन हो गए तुझे गांव आए हुए। अरे आइए ना पापा, अंदर आइए, बैठिए। राजेश जी सोफे पर बैठते हैं, एक गहरी थकी हुई सांस लेते हैं। बेटा, मैं कब तक तेरी मां को अकेला छोड़कर तेरे पीछे भागता रहूं? उसकी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही। कभी कभी रात में अचानक सीने में बहुत तेज दर्द उठता है। क्या? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा तुम परेशान हो जाओगे, इसलिए नहीं बताया। बस अब अगली छुट्टियों में घर जरूर आना अपनी मां से मिलने के लिए। हाँ पापा, मैं जरूर आऊंगा। कुछ दिन बाद आर्यन और उसके पापा कार में बैठकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ समय बाद वे कार पार्क करते हैं और टर्मिनल की ओर बढ़ने लगते हैं। दोनों एंट्री गेट के पास खड़े हैं। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ध्यान रखिएगा पापा, और माँ से कहिएगा मैं बहुत जल्द घर आऊंगा। हाँ बेटा, और सुन, ये ताबीज तेरी माँ ने तुझे देने के लिए भेजा है। इसे हमेशा अपने पास रखना और संभाल कर रखना। राजेश जी ताबीज आर्यन के हाथ में देते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। आर्यन कुछ देर तक उन्हें जाता हुआ देखता रहता है, फिर धीरे धीरे वहां से निकल जाता है। कुछ हफ्तों बाद आर्यन अपना बैग पैक कर रहा है, तभी कबीर कमरे के अंदर आता है। भाई, टिकट बुक हो गई क्या? हाँ यार, टिकट बुक हो गई है। आज रात की फ्लाइट है, बस टिकट का प्रिंट लेकर आता हूँ। मैं भी तेरे साथ चलूंगा। सच? पक्का बोल रहा है? बचपन से मेरा सपना था भारत घूमने का। चल फिर, हमारा भारत बहुत सुंदर है। बिल्कुल, मेरे मम्मी पापा भी वहीं के रहने वाले थे, लेकिन मेरे जन्म के बाद वे लंदन में आकर बस गए। अच्छा, तो फिर मैं तेरी भी टिकट बुक करवा देता हूँ। जल्दी तैयार हो जा, आज रात हमारी फ्लाइट है। इतना कहकर आर्यन टिकट लेने चला जाता है। कुछ देर बाद आर्यन दोनों टिकट लेकर वापस आता है। हो गई बुकिंग। हमारी फ्लाइट का नंबर है फ्लाइट 227। यार, ये कौन सी फ्लाइट है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना।
जैसे तू तो सारी फ्लाइटों का एजेंट है। अरे नहीं यार, फिर भी पता नहीं क्यों इस फ्लाइट का नाम सुनकर एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। चुप कर और चल, देर करेगा तो फ्लाइट निकल जाएगी। कबीर चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी धीरे धीरे घर कर जाती है। रात हो चुकी है। आर्यन और कबीर कार में बैठकर एयरपोर्ट की ओर निकल जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। पूरा एयरपोर्ट असामान्य रूप से शांत था। इतना बड़ा टर्मिनल, लेकिन वहां एक भी यात्री दिखाई नहीं दे रहा था। यार ये बहुत अजीब बात है, इतने बड़े एयरपोर्ट पर एक भी आदमी या यात्री नहीं है। अरे यार, रात बहुत हो गई है। इस समय वैसे भी बहुत कम लोग सफर करते हैं। लेकिन एक भी इंसान नहीं है, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। ज्यादा मत सोच, चल नहीं तो फ्लाइट निकल जाएगी। दोनों चेकिंग काउंटर पर खड़े हैं। काउंटर पर बैठी एक महिला उन्हें बिना पलक झपकाए घूरे जा रही है। तुम अपने गांव जा रहे हो? हाँ, क्या तुम इस फ्लाइट के बारे में कुछ जानते हो? मतलब कैसी फ्लाइट? इसका सफर बाकी फ्लाइटों जैसा नहीं है। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहती हैं? आज तुम्हें सब पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? छोड़ यार, लगता है इसका दिमाग थोड़ा खराब है। दोनों उसकी बातों को नजरअंदाज करके विमान की ओर बढ़ जाते हैं। दोनों विमान के अंदर प्रवेश करते हैं। विमान लगभग खाली था। सिर्फ कुछ ही यात्री अपनी अपनी सीटों पर चुपचाप बैठे थे। खिड़की वाली सीट 13 सी, पर एक आदमी अकेला बैठा था। आपका स्वागत है। आपकी सीटें 18A और 18B हैं। आर्यन और कबीर अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद विमान धीरे धीरे रनवे पर आगे बढ़ने लगता है और धीरे धीरे उड़ने लगता है। विमान अब हजारों फीट की ऊंचाई पर आसमान में उड़ रहा है। खिड़कियों के बाहर केवल गहरा अंधेरा और नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। विमान के भीतर हल्की पीली रोशनी जल रही है। यार बहुत दिनों बाद अपनी माँ से मिलूंगा। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। भारत जाना हमेशा से मेरा सपना था। हमारा गांव बहुत सुंदर है। अच्छा, कैसा है? वहाँ चारों तरफ हरियाली है, झरने हैं, बड़े बड़े खेत हैं और घूमने के लिए बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं। यार तूने तो मेरी एक्साइटमेंट डबल कर दी है। अब तो बस ये सफर जल्दी खत्म हो जाए, इंतजार ही नहीं हो रहा। बातें करते करते अचानक एक अजीब अनजानी आवाज पूरे विमान में गूंजती है। वो धीरे धीरे अपनी गर्दन खिड़की की ओर घुमाता है और तभी उसकी सांस रुक जाती है। विमान के बाहर हवा में एक रहस्यमयी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वो बिना पलक झपकाए सीधे आर्यन को घूर रही थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? आर्यन घबराकर दोबारा खिड़की की ओर देखता है, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। आर्यन राहत की सांस लेने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर सामने जाती है वही रहस्यमयी औरत। अब विमान के अंदर खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। कबीर उठ, वहां देख। कबीर घबराकर नींद से उठता है, चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। कहाँ है? यहाँ तो कोई नहीं है। अभी यहीं थी। मैंने इसे विमान के बाहर भी देखा था। तुझे जरूर वहम हो रहा है। हम हजारों फीट ऊपर हैं। कोई विमान के बाहर कैसे हो सकता है? लेकिन मैंने सच में उसे देखा था। आराम कर, ज्यादा मत सोच। आर्यन चुप हो जाता है, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। कुछ देर बाद आर्यन अपनी सीट से उठता है और फ्लाइट के वॉशरूम की ओर चल पड़ता है। जैसे ही वह अंदर प्रवेश करता है, वॉशरूम में वही
रहस्यमयी औरत खड़ी थी। कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम अपने गांव जाना चाहते हो ना? अपनी माँ से मिलना चाहते हो? तो मैं तुम्हें बहुत जल्दी वहां पहुंचा दूंगी। इतना कहते ही वो औरत धुएं की तरह गायब हो जाती है। आर्यन बुरी तरह घबरा जाता है और भागता हुआ वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। आर्यन कुछ पल अपनी सीट पर बैठता है, लेकिन उसका डर कम नहीं होता। वो एयर होस्टेस मेहर के कैबिन की ओर चला जाता है। मेहर वहीं बैठी होती है। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जी सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? क्या इस विमान में कोई तीसरी औरत भी सफर कर रही है? नहीं सर, इस विमान में मेरे और पीछे बैठी एक औरत के अलावा कोई तीसरी औरत नहीं है। नहीं, मैंने उसे विमान के बाहर भी देखा, फिर अंदर और अभी वॉशरूम में भी। सर, शायद आपको वहम हुआ है। आप आराम से अपनी सीट पर बैठ जाइए। आर्यन धीरे धीरे वापस मुड़ जाता है, लेकिन उसके जाते ही मेहर धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है। उसकी मुस्कान हर पल और डरावनी होती जाती है। फिर सब कुछ सामान्य दिखने लगता है। आर्यन अपनी सीट 18A पर वापस आता है, लेकिन इस बार उसकी सीट पर एक पुराना अखबार रखा हुआ था। ये अखबार यहाँ कहाँ से आया? आर्यन धीरे धीरे अखबार उठाता है और जैसे ही उसकी नजर खबर पर पड़ती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो घबराकर कबीर को झकझोर देता है। कबीर अखबार अपने हाथ में लेता है। उसमें लिखा था फ्लाइट 227, 14 मार्च 2013। तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त सभी यात्री और चालक दल मृत। ये क्या है? कबीर, हम फंस चुके हैं। ये वही फ्लाइट है जो 10 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी और इसमें बैठे सभी लोग मर चुके थे। दोनों एक दूसरे को डर से देखते रह जाते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका असल डर अभी शुरू हुआ था। आर्यन और कबीर अब भी डर से कांपते हुए उस पुराने अखबार को देख रहे थे। पूरे विमान में एक अजीब भारी सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक कबीर का मोबाइल फोन बजने लगता है। उस आवाज को सुनते ही दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। कबीर धीरे धीरे मोबाइल की स्क्रीन देखता है। स्क्रीन पर लिखा था राजेश जी। आर्यन, तेरे पापा मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? कबीर, फोन मत उठा। देख, यहाँ जरा भी नेटवर्क नहीं है। फिर फोन कैसे आ सकता है? पर अगर फोन उठाने से यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए तो? कबीर कांपते हाथों से फोन ओके करता है। धीरे धीरे उसे अपने कान से लगाता है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? सुनिए, हम फ्लाइट नंबर 227 में फंस गए हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। सिर्फ भारी डरावनी सांसों की आवाज सुनाई देती है। पूरा विमान उस आवाज से और भी भयावह लगने लगता है। कौन है? कुछ तो बोलिए। तुम वापस मत आना बेटा। ये फ्लाइट कभी नहीं उतरती, कभी भी नहीं। अचानक फोन अपने आप कट जाता है। आर्यन, ये सच हो रहा है? मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, ये सपना नहीं है। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। दोनों डर के मारे फ्लाइट के मुख्य दरवाजे की ओर भागने लगते हैं, लेकिन अचानक उनके सामने एयर होस्टेस मेहर आकर खड़ी हो जाती है। कहाँ जा रहे हैं सर? हटो, ये भूतिया फ्लाइट है। तुम भी हमारे साथ चलो। मैं कहीं नहीं जा सकती और तुम्हें भी कहीं नहीं जाने दूंगी। कैसी बकवास कर रही हो? होश में आओ। होश तो अब तुम दोनों का उड़ने वाला है। इतना कहते ही मेहर धीरे धीरे बदलने लगती है चेहरा। धीरे धीरे उसी रहस्यमयी औरत में बदल जाता है जिसे आर्यन पहले फ्लाइट के बाहर और वॉशरूम में देख चुका था। कबीर, ये वही औरत है। तो तुम चाहती क्या हो हमसे? मुझे मुक्ति चाहिए और तुम दोनों का खून ही मेरी मुक्ति है। नहीं, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? तुम नहीं समझोगे।
इस फ्लाइट से आज तक कोई जिंदा बाहर नहीं गया और तुम भी नहीं जाओगे। ये सुनते ही आर्यन और कबीर पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सामने का रास्ता घने अंधेरे में गायब होने लगता है। फ्लाइट की दोनों तरफ लगी सीटों के नीचे से काली परछाइयां धीरे धीरे उठने लगती हैं और उन सब के बीच से मेहर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगती है। आर्यन, रास्ता नहीं मिल रहा। अचानक एक काली परछाई कबीर का पैर पकड़ लेती है। बचाओ आर्यन! आर्यन बिना देर किए कबीर का हाथ पकड़ लेता है। कबीर, मेरा हाथ मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी पल पूरे विमान में एक भयानक धमाका गूंजता है और अचानक सब कुछ रुक जाता है। चारों ओर सिर्फ मेहर की डरावनी हंसी धीरे धीरे पूरे विमान में गूंजती रहती है। तुम बच नहीं सकते। माँ, पापा, मुझे घर जाना है। मैंने आपसे वादा किया था, मुझे बचा लीजिए। कांपते हाथों से आर्यन अपनी जेब में हाथ डालता है और माँ का दिया हुआ ताबीज बाहर निकालता है। अचानक ताबीज से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ताबीज की रोशनी पूरे विमान में फैल जाती है। मेहर दर्द से चीखने लगती है। उसी समय कुछ परछाइयां अचानक कबीर को चारों तरफ से जकड़ लेती हैं। आर्यन पूरी ताकत से कबीर का हाथ पकड़ता है, लेकिन परछाइयों की ताकत उससे कई गुना ज्यादा थी। धीरे धीरे कबीर अंधेरे में खींचा जाने लगता है और अगले ही पल वो पूरी तरह गायब हो जाता है। कबीर, नहीं। आर्यन आंखों से आंसू लगातार बहने लगते हैं। तभी मेहर एक बार फिर उसके सामने प्रकट होती है। तुझे तेरी माँ के ताबीज ने बचा लिया, लेकिन कबीर नहीं बच पाया। अब वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ इसी फ्लाइट 227 में रहेगा। कुछ क्षण बीतते हैं। आर्यन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वो अपनी सीट 18A पर बैठा हुआ था। खिड़की से सुबह की धूप अंदर आ रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। यात्रियों से अनुरोध है, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। हम कुछ ही मिनटों में अपने गंतव्य पर उतरने वाले हैं। मौसम बिल्कुल साफ है। फ्लाइट 227 के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद। आर्यन घबराकर अपने बगल की सीट 18B की ओर देखता है, लेकिन वो सीट पूरी तरह खाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कोई बैठा ही नहीं था। विमान उतर चुका था। कुछ देर बाद आर्यन एयरलाइन काउंटर पर पहुंचता है। एक्सक्यूज मी, मेरे साथ एक और यात्री था। उसका नाम कबीर था। उसकी सीट 18B थी। माफ कीजिए सर, हमारे रिकॉर्ड के अनुसार इस फ्लाइट में सिर्फ आपकी एक ही टिकट बुक थी। कबीर नाम का कोई यात्री हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। ये सुनते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या कबीर सच में उसके साथ था, या वो शुरू से ही इस भूतिया फ्लाइट का एक हिस्सा बन चुका था? उसे समझ नहीं आ रहा था। आर्यन अकेला अपना बैग लेकर हवाई अड्डे से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर डर, सदमा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। जो कुछ उसके साथ हुआ था न वो किसी को बता सकता था और न ही कोई उस पर यकीन करता। कुछ घंटों बाद आर्यन अपने गांव पहुंच जाता है। वो घर के दरवाजे पर खड़ा होता है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। बेटा, आ गया तू? हाँ माँ, मैं आ गया। इतने में राजेश जी भी बाहर आते हैं। आर्यन अपने आंसू रोक नहीं पाता। शाम हो चुकी थी। आर्यन घर के बाहर अकेला खड़ा था। उसकी नजर आसमान पर थी। अलविदा दोस्त, मुझे माफ कर देना। मेरे भाई, मैं तुझे नहीं बचा पाया। मुझे माफ कर देना।